नमस्कार भैया बहनों। एक बार पुनः आपका इस आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक गांधीनगर आबू रोड के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम अध्याय 1 के विषय वस्तु को आगे बढ़ाएंगे और आज अंतिम टॉपिक को, अंतिम प्रकरण को, बिंदु को पूरा कर इस अध्याय को समाप्त करेंगे। विदेशी आक्रमण, जो कि अध्याय के अंतिम भाग में आपके पुस्तक में दे रखे हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि भारत के अंदर कौन कौन सी विदेशी जातियाँ आई और उन्होंने भारत पर कितने समय तक किस किस प्रकार से शासन किया, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। विदेशी जातियों की बाह्य आक्रमणों की अगर बात करें, विदेशी आक्रमणों की अगर बात करें तो भारत के अंदर 2-3 प्रकार के मुख्य रूप से विदेशी जातियाँ भारत में हमको दिखाई देती है, शक, होण और कुषाण। यह बाह्य आक्रमण शुरुआती समय में भारत के ऊपर ये जो 3 जातियाँ थी, शक थे, होण थे और कुषाण, ये आए भारत में और इनका भारत के अंदर ही विलीन हो गए। ये वापिस भारत में ही, भारतीय संस्कृति के अंदर ये रस बस गए। आगे चर्चा करेंगे पूरे इस विषय के ऊपर। तो सबसे पहले हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। विषय को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज का ये हमारा अंतिम, इस पाठ का अंतिम भाग है। इसके बाद मैं एक नए अध्याय की शुरुआत करूंगा, तो इस भाग को भी आप ठीक से समझें, देखें और स्मरण करें और अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक में, जहाँ भी लगे आप स्क्रीनशॉट लेकर उसे उतार लेवे। तो सबसे पहले हम बाह्य आक्रमणों के अंदर बात करते हैं। शक। भारत के अंदर सबसे पहले शक विदेशी आक्रमण हुआ। ये मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी जिसने पश्चिमी अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। यहाँ से शक बोलन दर्रे से होकर लगभग 71 ईस्वी में भारत में आए। ध्यान रखना, शक जो थे वो लगभग 71 ईस्वी में भारत में आए। रामायण एवं महाभारत में शक बस्तियों को कम्बोजों और यवनों के साथ रखा गया था। रामायण काल और जब महाभारत काल था, उस दौरान जब ये भारत में शक आए तो इनकी जो बस्तियाँ थी वो कम्बोजों और यवनों के साथ रखी गई थी। कालकाचार्य कथानक में भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिसमें उन्होंने शक कुल कहा गया है। उनको सिंधु प्रदेशों को जीतकर उन्होंने स्वराष्ट्र पर शक शासन की स्थापना की। मुद्राओं और लेखों से ये स्पष्ट होता है कि इनकी एक शाखा ने उत्तरापथ और मथुरा में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और कालांतर में वे अवंती, स्वराष्ट्र और महाराष्ट्र में फैल गए। तक्षशिला के शक शासकों में बात करें तो मावेज और एजेज के नाम ध्यान में आते हैं। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश पल्लवों द्वारा हुआ। हमामस और हमान मथुरा के प्रारंभिक शक छत्रों थे। मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्षक लेख के बाद शक शासक राजबुल को महाक्षत्र कहा गया है। मथुरा के शकों ने पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा का विस्तार कर लिया था। तो इस प्रकार से भारत के अंदर यह शक जाति का इतिहास रहा। पश्चिमी भारत में शकों के सहरात्र वंश के भूमक तथा नहपान 2 शासक ज्ञात होते हैं। इन शक शासकों ने सातवाहनों से कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र के काठियावाड़ और गुजरात पर शासन किया। आगे और बात करें शकों की तो जोगाल थाम्बी नामक स्थान से मिले सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि नहपान और गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ। ये जो पान था वो गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ। ये गौतमीपुत्र सातकर्णी पहले जब हम पढ़ रहे थे तो सातवाहन वंश के अंदर ये शासक हमारे सामने आए थे।
इनका वर्णन हमने पढ़ा था। नासिक लेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को सहरात्र वंश का उन्मूलक कहा गया है। उज्जैनी तथा काठियावाड़ के शासकों में चटसन का नाम आता है, जिसने उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की थी। चटसन का पुत्र रुद्रदामन महत्वपूर्ण शासक हुआ, जिसके बारे में जानकारी जूनागढ़ लेख से प्राप्त होती है। रुद्रदामन का साम्राज्य पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी के आसपास मारवाड़, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण एवं विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। मुद्राओं से प्रदर्शित होता है कि चटसन का वंश 305 ईस्वी में समाप्त हो गया था। तो ये शक वंश का इतिहास रहा पूरा। लगभग 305 ईस्वी तक आते आते यह वंश समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम आगे एक और वंश की बात करते हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली वंश हुआ। बहुत लंबे समय तक भारत पर इसने शासन भी स्थापित किया, हमारे कुषाण वंश। कुषाण वंश की अगर बात करें तो कुषाण, जो कि यूची या तोचेरियन भी कहा जाता था, इनको कुषाणों को यूची या तोचेरियन भी कहा जाता था। यूची कबीला 5 भागों में बटा हुआ था। इन्हीं में से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया। उसमें से एक शासक कुषाण वंश के अंदर 15वीं ईस्वी के अंदर ध्यान में आता है कुजुल फड़फिसस प्रथम, जो कि 15 ईस्वी से लगाकर 85 ईस्वी तक भारत में शासन करता है। यह अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। इसने दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, पार्थिया के एक भाग को अपने राज्य में मिला लिया। इसने वैदिक धर्म को अंगीकार कर लिया था। एक और शासक हुआ कुषाण वंश के अंदर भीमकडफिस द्वितीय, जो कि 65 ईस्वी से लगाकर 75 ईस्वी तक शासन करता है। भारत के एक विशाल क्षेत्र पर इसका राज्य था। यह शैव मत का अनुयायी था। इसकी कुछ मुद्राओं पर त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र चर्मग्राही, नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृति अंकित है। इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलवाए। ध्यान रखना, पहली बार सोने के अपने नाम के सिक्के अगर किसी शासक ने चलाए तो भीमकडफिस द्वितीय ने चलाए। ये मैं आपको इसके काल में चलाए गए सिक्के का चित्र बता रहा हूँ। ये देखिए, एक दाईं तरफ आपको सिक्का दिखाई दे रहा है मेरे इस चित्र में, ये वाला बाईं तरफ। इसमें आप देखिए तो भगवान शिव का त्रिशूलधारी व्याघ्र चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के भीमकडफिसस द्वितीय ने पहली बार भारत के अंदर सोने की इस प्रकार के सिक्के चलाए। कुषाण काल में एक सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए कनिष्क। ये भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में माना जाता है इन्हें। इनके समय में कश्मीर के कुंडलव में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति संपन्न हुई। ध्यान रखना, कुंडलव में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति संपन्न हुई। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, तथा दूसरी राजधानी मथुरा इस कनिष्क के राज्य की राजधानी थी। 2 राजधानियाँ थी, पेशावर, उसके बाद मथुरा रही। 78 ईस्वी में नया संवत चलाया इसने। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। 78 ईस्वी में एक नया संवत चलाया, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। महास्थान, जो कि बोगरा भी कहलाता है, में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा वो मूर्ति का चित्र भी। मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है। इस प्रतिमा में उसने घुटने तक चोगा और भारी बूट पहने हुए हैं। मथुरा के अंदर एक कनिष्क की बहुत बड़ी प्रतिमा मिली है। उस प्रतिमा का चित्र आपकी पुस्तक में भी दे रखा है।
उस चित्र को देखेंगे तो ये देखिए, मैं आपको चित्र बता देता हूँ। ये कनिष्क का चित्र है। इस चित्र को आग देखेंगे तो इसने घुटने तक एक बहुत लंबा चोगा पहन रखा है और भारी बूट पहने हुए है। तो ये कनिष्क का चित्र था। कनिष्क के शासन की और अगर बात करें तो कनिष्क के राज दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक विद्वान थे। ध्यान रखना, बहुत महान चिकित्सक हुए चरक। प्राचीन काल में, कनिष्क के काल में भारतीय चिकित्सा पद्धति की जो पद्धति दी है, सर्जरी की पद्धति जो दी है, सर्जन के अंदर कौन कौन से औजार काम में आते हैं, वह कनिष्क के काल में ही दी गई थी। कनिष्क की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार कनिष्क के समय में ही हुआ। उत्तर भारत में कुषाण शासकों की सत्ता लगभग 230 ईस्वी तक बनी रही। इस समय रोम से भारत का व्यापार काफ़ी लाभप्रद स्थिति में था, जिससे भारत में आर्थिक समृद्धि आई। तो इस प्रकार से ये कुषाण वंश का शासन भारत में रहा और कनिष्क इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। उसके बाद एक बाह्य आक्रमणकारी जाति और भारत में आई, हूण। हूण की अगर बात करें तो भारत पर शक और कुषाण के बाद हूणों का भारत पर पहला आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ। उस समय गुप्त वंश के सम्राट गुप्त का शासन था। उसके पुत्र स्कंदगुप्ता सेना का नेतृत्व करते हुए बंजारे हूण को हराया था उसने। 30 वर्ष बाद पुनः हूण आक्रमण हुए। 6ठी शताब्दी के प्रारंभ तक हूणों का भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के बहुत बड़े भाग पर अधिकार हो गया। तोरमान नामक सरदार ने गुप्ता साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके पंजाब, राजपूताना जो राजस्थान का क्षेत्र था, सिंध, मालवा पर अधिकार कर लिया और महाराजाधिराज की पदवी धारण कर दी। तोरमान का पुत्र महिकुल था, जिसका राज्य 510 ईस्वी से आरंभ हुआ। सियालकोट इसकी राजधानी थी। बौद्ध भिक्षुओं से मिहिरकुल को घृणा थी। ध्यान रखना, बौद्ध भिक्षुओं से बहुत घृणा करता था मिहिरकुल। उसने अनेकों मठों और स्फूतों को नष्ट कर दिया अपने शासन में। हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया और भारत की राजनीति एकता समाप्त हो गई और देश छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। इस प्रकार से हूणों का राज्य शासन रहा भारत के ऊपर। ये तीनों विदेशी जातियां भारत में आई, लेकिन इनका आत्मसातीकरण हो गया। शक, हूण, कुषाण विदेशी जातियां थी। इन्होंने शासन तो किया, परंतु धीरे धीरे इनका भारतीय समाज एवं संस्कृति में आत्मसातीकरण हो गया। कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म पालन एवं शैव मत की निष्ठा सर्वमान्य रही। कनिष्क द्वारा की गई बौद्ध धर्म की सेवा तो उसे भारत में महान राजाओं में स्थापित करती है। इस प्रकार आज हमने इस पाठ के अंतिम बिंदु को, प्रकरण को अध्ययन किया, समझा। अब आगे मैं आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। ये आप देखेंगे तो ये उस समय का कुषाण वंशों का जो साम्राज्य था वो किन किन क्षेत्रों में स्थित था, इस मानचित्र में देखिए। ये आपके समक्ष अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं। इन्हें आप ठीक से अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अभी तक के जितने भी वीडियो बनाए हैं, ये 12 अति लघुतात्मक प्रश्न हैं। इन 12 प्रश्नों को उन वीडियो में से समझकर और ध्यान से इनके उत्तर लिख लीजिएगा। राजस्थान के प्रमुख महाजनपद कौन थे, कौन कौन से थे, बिंदुसार के समय यूनानी राजदूत कौन आया था, इन सभी विषयों पर हमने विस्तृत चर्चा की है सभी वीडियो के अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।